आप सभी को न्यूज़ गैंगस्टर का सादर प्रणाम। एक ऑस्ट्रेलियन शिया इमाम है, सेल्फ डिस्क्राइब्ड इमाम मोहम्मद तौहीदी, एक पॉडकास्ट में कहते हैं कि ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति पर्शियन हिटलर हैं। क्यों हैं? तो इसकी वजह बताते हुए वो कहते हैं कि खुमैनी, जिन्होंने बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी जुडिशियल ट्रायल के 30,000 लोगों को का एग्जीक्यूशन करवा दिया हो, 30,000 लोगों को मरवा दिया हो, वो इंसान किसी हिटलर से कम नहीं है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल के साझा ऑपरेशन में ईरान के राष्ट्रपति खुमैनी की मौत हुई और ईरान के तमाम नेताओं की, सेना प्रमुखों की भी मौत हुई और तमाम आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। और लेकिन अब उसके बदले में पूरे देश और पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उसी कड़ी में भारत के तमाम बड़े शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। किसका? खुमैनी की मौत का। दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक, बेंगलोर से लेकर हैदराबाद तक, हैदराबाद से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर, देश के अलग अलग शहरों में मुख्य रूप से शिया समुदाय के लोग खुमैनी, ईरान के राष्ट्रपति खुमैनी की मौत के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, दुख जता रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये विरोध प्रदर्शन क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि राष्ट्रपति खुमैनी मुसलमान थे, या सिर्फ इसलिए कि मुसलमान थे और मुख्य रूप से शिया थे? और विरोध करने वालों में मुख्य रूप से महिलाएं हैं। और ये जितने लोग राष्ट्रपति खुमैनी की मौत का विरोध कर रहे हैं, मेरी समझ से ये वही लोग हैं जब बांग्लादेश जैसे देश में हिंदुओं की हत्या होती है और जब उनसे सवाल किया जाता है कि इस पर आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है, तब वो जवाब में कहते हैं कि पड़ोस के देश में हो रहा है, इससे हमें क्या लेना देना। तो ये भी अपने आप में बड़ा अपवाद है कि सुदूर मिडिल ईस्ट की कंट्री ईरान, जहाँ का राष्ट्रपति हमले में मारा जाता है, उस पर लोग दुख जताते हैं, पर जब बांग्लादेशी हिंदुओं की बात होती है तब वो कहते हैं कि दूसरे देश में क्या हो रहा है, इससे हमें क्या लेना देना। महज एक सेकंड के लिए सोच कर देखिए कि भारत कितना विविध देश है। सभ्यता के मामले में, संस्कृति के मामले में, भाषा के मामले में, पहनावे और खान पान के मामले में अलग अलग धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और यहाँ तक कि यहूदी। हाल ही में इजराइल के राष्ट्र प्रमुख नेतन्याहू ने कहा भी था कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ यहूदियों का, यानी ज्यूश कम्युनिटी का परसिक्यूशन नहीं हुआ। तो इतना विविध देश, और एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि आप आज रात सोते हैं और सुबह उठते हैं और आपसे ये कहा जाए कि अब से इस देश में एक ही धर्म की बातें सर्वोपरि होंगी, या ये कहा जाए कि अब से एक ही धर्म की बातें मानी जाएंगी, तो ये आपके लिए कितना कठिन होगा। ईरान में क्या हुआ? रातों रात यही हुआ। 1979 में रातों रात सत्ता बदली और अगले दिन से ईरान एक इस्लामी मुल्क बन गया। तो और इसके अलावा एक और बड़ी बात है जो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने देखी समझी, पर उसका जिक्र कम हुआ, कि जितने भी ईरान की सरकार के बड़े नेता थे जो सत्ता का को एक्सरसाइज कर रहे थे, और जो ईरान की आर्मी, चाहे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हो चाहे अन्य संगठन हो, जितने भी ईरान के टॉप लीडर्स थे, इनके बेटे कहाँ रहते हैं? इसमें से ज़्यादातर उन्हीं पश्चिमी देशों में रहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, जिन देशों से ईरान की लड़ाई है। तो ये अपने आप में कितना बड़ा अपवाद है कि वही नेता जो दिन भर एक देश का विरोध करते हैं, वो अमेरिका को गलत कहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ को गलत कहते हैं, उनसे उनकी सीधे तौर पर लड़ाई होती है, और अंत में उन्हीं नेताओं के बेटे इन्हीं देशों में जाकर पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, बाद में नागरिकता लेते हैं। तो ये अपने आप में कितना बड़ा अपवाद है। मैंने वीडियो की शुरुआत में एक और बात कही थी कि भारत में जो ईरान के राष्ट्रपति खुमैनी की मौत का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसमें मुख्य तौर पर महिलाएं नज़र आ रही हैं, मुस्लिम महिलाएं, और उसमें भी शिया समुदाय से आने वाली महिलाएं नज़र आ रही हैं। अब ज़रा ये भी जान लेते हैं कि ईरान में महिलाओं की स्थिति क्या है, क्योंकि जो बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं ईरान के, या फिर जो लिबरल तबका है, वो यहाँ तक कहते हैं कि ईरान में महिलाओं के साथ सेकंड क्लास सिटीज़न जैसा बर्ताव होता है। क्यों होता है? बहुत पुरानी बात नहीं है, 2022 में एक आंदोलन होता है। आंदोलन में एक चेहरा निकल कर आता है, 22 साल की एक लड़की जिसका नाम महशा अमीनी है। उस महशा अमीनी को ईरान की मॉरल पुलिस गिरफ्तार करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान जैसे देश में एक मॉरल पुलिस है,
यानी ऐसी पुलिस जो ये तय करती है कि आप ठीक से कपड़े पहन रहे हैं या नहीं, आप आपका चाल चलन कैसा है, या आप कहीं बाइक आप महिला हैं और बाइक तो नहीं चला रहे हैं, या आपका कहीं बाल तो नहीं नज़र आ रहा है। तो ईरान में ये सब बातें सुनिश्चित करने के लिए एक मॉरल पुलिस है। तो महसा अमीनी को की गिरफ्तारी होती है, एक 22 साल की लड़की, जिसकी गलती बस इतनी थी कि वो हिजाब नहीं पहनना चाहती थी। पूरा का पूरा एक आंदोलन ही इस बात पे खड़ा होता है जहाँ पर ईरान की महिलाएं ये कहती हैं कि वो हिजाब को नकारना चाहती हैं, वो हिजाब नहीं पहनना चाहती हैं। और फिर बदले में क्या होता है कि महसा अमीनी की गिरफ्तारी का वीडियो आता है, जिसमें पुलिस उनके साथ हिंसा करती है, हिंसा मारपीट में तब्दील होती है। और फिर कुछ दिन बाद खबर आती है, कुछ समय बाद ये खबर आती है कि महसा अमीनी की ईरान की मॉरल पुलिस की हिरासत में मौत हो जाती है। बड़ा फैंसी सा इसके लिए शब्द है, कस्टोडियल डेथ। तो सोचिए कि ईरान एक ऐसा देश जहां महिला, और इसके बाद पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, महिलाएं सड़क पर उतरी, उन्होंने अपना हिजाब फेंका। लेकिन बदले में हुआ क्या? ईरान एक ऐसा देश जहां पर महिलाएं अपने मन मुताबिक कपड़े भी नहीं पहन सकती। और ये बात सुनिश्चित करने के लिए कि वो कपड़े जो शरिया लॉ यानी जो एक मुसलमानी कानून है उसके हिसाब से पहने, ये तय करने के लिए मॉरल पुलिस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान में जो लड़कियों की शादी की आधिकारिक उम्र है वो महज 13 साल है, और कुछ मामलों में तो ये उम्र घटकर 9 साल हो जाती है, कुछ स्पेशल केसेस में। तो सोचिए कि एक ऐसा देश जहाँ पर लड़कियों की शादी की उम्र महज 13 साल है और कुछ केसेस में 9 साल है। अब बहुत सी महिलाएं जो भारत की सड़कों पर खुमैनी की मौत के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं, उन्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि ईरान में डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, अपराध नहीं माना जाता है। ईरान में तलाक के बाद जो बच्चे का स्वामित्व है, यानी जो बच्चा जिसके पास जाता है वो पति होता है। बच्चों की कस्टडी कभी महिलाओं को, ज़्यादातर केसेस में महिलाओं को नहीं मिलती। भारत में विरोध प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को, मुसलमान महिलाओं को, शिया समुदाय से आने वाली महिलाओं को ये भी शायद नहीं पता होगा कि ईरान में यदि आपको पासपोर्ट चाहिए किसी और देश में ट्रैवल करने के लिए, तो उसके लिए आपको अपने पति की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो जिस तरह का कानूनी ढांचा है ईरान में महिलाओं के लिए, और भी इस तरह के तमाम कानून हैं जो ये कहते हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर आप ये बात ज़रूर है कि ईरान में जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा है। लेकिन अब यहाँ जो मैं लेकिन शब्द कह रहा हूँ, ये कितना बड़ा लेकिन है, ये इस तरह से समझ लीजिए कि ईरान में जो जज होते हैं, यानी जो न्यायाधीश होते हैं, वो सिर्फ पुरुष हो सकते हैं। किसी भी अदालत में अगर कोई केस चलता है तो उसमें आदेश सुनाने का अधिकार या फाइनल वर्डिक्ट देने का अधिकार सिर्फ पुरुषों के पास है। महिलाएं सिर्फ लीगल एडवाइज़र बन सकती हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर बन सकती हैं, पर ईरान में महिलाएं कभी जज नहीं बन सकती हैं। और एक और बात, आजकल मुझे लगता है पिछले एक दशक में एक टर्म बहुत प्रचलन में रहा, मैरिटल रेप। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी देश, कोई भी लिबरल समाज, कोई भी सेक्युलर समाज इस शब्द की समझ न रखता हो। तो मैरिटल रेप को भी ईरान जैसे देश में क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता। और मुझे लगता है कि ये भी राष्ट्रपति खुमैनी की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन करने वाली भारतीय मुस्लिम महिलाओं को पता होना चाहिए। और आजकल हम देखते हैं कि लड़कियां या महिलाएं बाइक चलाती हैं, गाना गाती हैं। अब आप एक सेकंड के लिए सोच कर देखिए कि आप महिला हैं, आप बाइक चलाएं और आपसे सीधे तौर पर कहा जाए कि आप बाइक नहीं चला सकते, आप सार्वजनिक तौर पर पुरुषों के सामने गाना नहीं गा सकते। ये कितना न्याय संगत, कितना कानूनी और कितना अर्थपूर्ण लगता है। पर ये बात सच है कि ईरान में महिलाएं बाइक नहीं चला सकती। या इस तरह कहा जाए कि ईरान में जब महिलाएं बाइक चलाती हैं तो मॉरल पुलिस उन्हें रोकती है, और ईरान में जब महिलाएं पुरुषों के सामने गाती हैं तब भी उन्हें ईरान की मॉरल पुलिस रोकती है। अगर आप महिला हैं तो आप ईरान में लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, और आप कर भी देते हैं तो आपको लाइसेंस का अप्रूवल जल्दी मिलता ही नहीं है। तो इस तरह के कुछ हालात हैं ईरान में। और एक और मतलब तमाम मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में ये बात सामने आई कि
ईरान में जितनी बार भी विरोध प्रदर्शन हुआ है उसमें जितनी बार महिलाएं हिरासत में ली गई हैं, पुलिस कस्टडी में उनका रेप ज़रूर हुआ है। अब आप सोचिए कि एक ऐसा देश जहां आप कुछ अधिकारों को लेकर, कुछ मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, सड़क पर उतरते हैं, अपनी आवाज़ ऊंची करते हैं, पर आपकी आवाज़ को कुचल दिया जाता है। और मैं तो कई ईरान के इतिहास के बड़े आंदोलन पढ़ रहा था। मुझे लगता है कि कोई भी आंदोलन ऐसा था नहीं जिसमें लोगों की मौत ना हुई हो, चाहे 10, 20, 100, 50, पर हर आंदोलन ऐसा था जिसमें ऑन रिकॉर्ड मौतें ज़रूर हुई हैं। और ऑन रिकॉर्ड मौतें हुई हैं इसका मतलब ये ज़रूर है कि वो मौतें सही हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक तरफ सरकार का आंकड़ा होता है, दूसरी तरफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का आंकड़ा होता है, तीसरी तरफ जनता का आंकड़ा होता है जो सड़क पर होती है। तो कुछ इस तरह के हालात हैं ईरान के, और कुछ इस तरह के हालात हैं महिलाओं के, जिन्हें ऐसा कहा जाता है कि सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता है। और एक और बहुत चौंकाने वाली बात है, मुझे लगता है कि ये भी कम ही लोगों को पता होगा जो भारत में खुमैनी की मौत के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं, कि ईरान में समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। यानी अगर आप गे हैं, अगर आप लेस्बियन हैं, होमोसेक्सुअल हैं, तो आपको सीधा फांसी पर लटकाया जाएगा। उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। इफ़ यू आर गे, इफ़ यू आर लेस्बियन, देन आपके लिए सिर्फ यू विल बी हैंग्ड टू डेथ। तमाम लोग ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति को शहीद का दर्जा दे रहे हैं। बेशक ये लोकतंत्र में अधिकार है किसी के पास भी कि वो किसी की भी मौत पर विरोध कर सकता है, श्रद्धांजलि दे सकता है, जिंदाबाद या मुर्दाबाद कह सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग किसी भी बात के पक्ष या विपक्ष में एक झटके में उतर आते हैं, उनको एक मिनट ठहर कर सोचना चाहिए कि आप जिस नींव पर खड़े हैं वो नींव है क्या असल में। हो सकता है कि और खुमैनी के बारे में इतनी बात, या खुमैनी की सरकार के बारे में इतनी बातें करने का ये मतलब कतई नहीं है कि ये चैनल नेतन्याहू का समर्थन करता है या ट्रंप का समर्थन करता है, बिल्कुल नहीं। और ख़ासकर एप्स्टीन फाइल्स के बाद कोई भी व्यक्ति ट्रंप या नेतन्याहू जैसे लीडर्स को अच्छा कह दे, मुझे नहीं लगता कि ये किसी के लिए भी पॉसिबल होगा। लेकिन ईरान में जो महिलाओं के अधिकारों की स्थिति है, या ईरान में जो महिलाओं की स्थिति है, या ईरान में वो महिलाएं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी आवाज़ उठाने के लिए उन्हें मौत का सामना करना पड़ा, उन महिलाओं का क्या। तो मुझे लगता है कि विरोध प्रदर्शन पर उतरने से पहले, मुर्दाबाद कहने से पहले या जिंदाबाद कहने से पहले, आपको पता होना चाहिए कि आप जिसके पक्ष में बात कर रहे हैं वो है क्या, या जिस सरकार की पैरवी कर रहे हैं वो किस ज़मीन पर खड़ी है। शहीद कहना, लीडर कहना, एक बहादुर लीडर कहना गलत नहीं है, लेकिन किस कीमत पर। और मैंने जैसा कि एक बार कहा भी कि मैंने बहुत सारे आंदोलन के बारे में पढ़ा ईरान में, जो चाहे वो तेहरान यूनिवर्सिटी का प्रोटेस्ट रहा हो, चाहे ग्रीन मूवमेंट रहा हो, अलग अलग दशक में अलग अलग तरह के आंदोलन हुए और हर आंदोलनों में लोग मारे गए। और तो ऐसा बहुत कम ही देशों में होता है। तो मुझे लगता है कि भारत में जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, उन्हें अपने नेता के बारे में या सो कॉल्ड नेता के बारे में पता होना चाहिए कि उस नेता की सरकार के कारनामे क्या थे। धन्यवाद।